तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला को, जो कि आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बिहार या स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हिंदी में जो टॉपिक है उसी को हम करवाने चल रहे हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हम लोग वर्ण विचार शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार आज शुरू कर रहे हैं। तो वर्ण विचार में जब वर्ण विचार हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ध्वनि देखते हैं। क्या ध्वनि? ध्वनि होता है जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये क्या है? यही ध्वनि है। जो कुछ भी मुंह से हमारे आवाज निकल रही है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ध्वनि। कहने का मतलब आसान भाषा में लिख सकते हैं कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं यही क्या है? ध्वनि है। ठीक है। ध्वनि किसे कहते हैं? जो भी हम अपने मुंह से जो भी कुछ बोल रहे हैं इसी को कहते हैं ध्वनि। ठीक है। तो ध्वनि जान लिए आप लोग। तो इसके बाद आता है वर्ण। वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण कहते हैं यही ध्वनि। इसी ध्वनि को जब हम लिख देंगे, इसी ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध कर देंगे यानी लिख देंगे तो इसी को कहेंगे वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी ध्वनि को जब लिखेंगे यही ध्वनि वर्ण कहलाएगा। तो मतलब इसको लिख सकते हैं ध्वनि का लिपिबद्ध रूप। लिपिबद्ध रूप। लिपिबद्ध रूप यानी लिखित रूप। लिपिबद्ध का मतलब लिखित रूप यानी लिखा हुआ। ध्वनि को जब मुंह से जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, क ग चाहे जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं, इसको जब हम लिख दे रहे हैं तो इसको कहेंगे वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण। लेकिन जब तक हम बोल रहे हैं क ख चाहे जो भी बोल रहे हैं ये ध्वनि है। जब तक लिख नहीं रहे हैं तब तक ध्वनि है। जब इसको लिख देंगे तो इसी को वर्ण कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। लेकिन ध्वनि वर्ण जो है इसका खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। वर्ण का खंड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वर्ण का खंड नहीं कर सकते इसका मतलब खंड यानी तोड़ नहीं सकते। वर्ण को तोड़ नहीं सकते। जैसे क है तो क लिखने के लिए यहाँ हल चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अगर हल चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो इसमें क्या है? क प्लस अ रहता है तब पूरा होता है क। ठीक है। अगर अ इसमें से हम निकाल देंगे तो बचेगा क के नीचे हल चिन्ह आ जाएगा यानी आधा क। ये हो गया वर्ण। वर्ण क्या हुआ? हर वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे तब वर्ण कहलाएगा। ठीक है। हर हल चिन्ह हटाने के लिए अ लगता है यानी स्वर आ जाता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर का उच्चरित नहीं हो सकता। बिना स्वर का वो बोला ही नहीं जा सकता है। ठीक है। तो इसमें स्वर भी रहता है, तो स्वर को अगर निकाल लेंगे तो व्यंजन बचेगा। ठीक है। और वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता, इसको आप लोग पढ़े होंगे। यानी वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं।
इसके आगे चलते हैं और इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे हम लोग अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला भी यहीं से शुरू हो रहा है। तो वर्ण समझ गए, ध्वनि समझ गए, वर्णमाला देख लेते हैं अब हम लोग। वर्णमाला क्या देखना है? वर्णमाला। वर्ण तो आप लोग जान गए, माला, माला का मतलब होता है समूह। माला का मतलब होता है समूह, यानी वर्ण प्लस माला। किसका समूह? वर्ण का समूह। किसका समूह? यानी वर्णों का समूह। वर्णों का समूह कह सकते हैं, यही वर्णमाला है। लेकिन वर्णों का समूह चाहे जैसे समूह नहीं हो सकता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा तभी वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्णों का समूह ऐसे भी हो सकता है, क, इज्ञ, ख, ग, ऐसे भी समूह ले सकते हैं, तो इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह जब रहेगा उसको वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला की परिभाषा लिख सकते हैं, वर्णों के, वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित समूह को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो वर्णमाला समझ गए। तो वर्णमाला अब देख लेते हैं। वर्णमाला में सभी वर्णों को अब देखते हैं, यहीं से शुरू होता है वर्णमाला हमारा। पूरा वर्ण देखेंगे, स्वर, अयोगवाह ध्वनियाँ, इसके बाद व्यंजन वर्णों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर देखेंगे। क्या देखना है हमको? सबसे पहले स्वर देखेंगे। स्वर सबसे पहले देखना है स्वर। और स्वर, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 13 है। ठीक है, अगर हिंदी में पूछा जाए तो 11 बताना है आपको। ठीक है, स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां जो हैं स्वर हैं। स्वतंत्र रूप से यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसको कहते हैं स्वर। कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले, बोले जाने वाले नहीं, बोली जान, यहाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली, बोली जाने वाली ध्वनि कह सकते हैं, ध्वनियाँ कह सकते हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ स्वर हैं। स्वर हैं, तो स्वर की परिभाषा चाहे जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं उसी को हम स्वर कहते हैं, यानी जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वही है स्वर। ठीक है, स्वर को बोलेंगे तो कोई वर्ण उसमें साथ में उसके नहीं रहेगा, लेकिन जब व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो उसमें स्वर रहेगा। तो स्वर और व्यंजन में यही अंतर होता है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे अ स्वर बोल रहे हैं तो अ के साथ कोई वर्ण नहीं है दूसरा, लेकिन अगर क बोल रहे हैं, व्यंजन को बोल रहे हैं, तो क के साथ अ भी आएगा। शुरू तो क से होता है लेकिन खत्म अ से होता है। यानी व्यंजन को जब बोलते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर भी रहता है, लेकिन स्वर जब बोलते हैं तो स्वर के साथ कोई वर्ण नहीं रहता है, स्वर ही रहेगा। ठीक, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ क्या हैं? स्वर हैं। और स्वर होते हैं, स्वर हिंदी में, हिंदी में
हिंदी में स्वरों की संख्या बराबर 11। संस्कृत या देवनागरी कह सकते हैं। देवनागरी यानी हिंदी भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। देवनागरी, हिंदी या देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या बराबर 13 होता है। ठीक है, हिंदी या संस्कृत या देवनागरी में 13 स्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में 11 स्वर होते हैं सिर्फ। ठीक है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। संस्कृत में 13 कैसे होते हैं? तो इसमें तो इसमें जो संस्कृत में होता है, जो ए री होता है, छोटी री, इसी में एक बड़ी री भी जोड़ देते हैं और एक री को ए, ये दो और जुड़ जाता है, 11 2 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13। ठीक है, 13 हो जाता है। तो ये हुआ। अब हम स्वरों को देख लेते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं जो सभी को देखते हैं, और विस्तृत स्वर को देखेंगे अब हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग इसको लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, याद कर पाएंगे। तो स्वरों को देख लेते हैं। स्वर अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इसके बाद री के बाद ए, ए, ओ, ओ। ये क्या हुए? स्वर हुए, जो कि 11 वर्ण हैं पूरे। ठीक है, स्वर कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, अंग जो है वो स्वर नहीं है। ठीक है, अंग जो होता है वो स्वर नहीं होता है। उसको भी हम लोग अभी देख रहे हैं, वो स्वर नहीं है, उसको अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह ध्वनियां। तो स्वर ए हो गए। स्वरों को पहले देख लेते हैं, इसके बाद अयोगवाह देखेंगे, फिर व्यंजन देखेंगे। ठीक है, तो नहीं तो एक बार सभी को देख लेते हैं, इसके बाद फिर स्वर का विस्तृत रूप से स्वर को पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरे वर्णों को देख लेते हैं। ये हो गए स्वर। इसके बाद दो हैं अयोगवाह। अयोगवाह ध्वनियां हैं दो। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह बराबर दो ध्वनियां हैं। एक है अयोगवाह, दो हैं। एक अंग है, एक अह है। इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं अनुस्वार, और इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अयोगवाह दो हैं, एक तो अनुस्वार, एक तो विसर्ग। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसके बाद व्यंजन देखते हैं। इसके बाद व्यंजन वर्णों को देखते हैं। सभी को आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब याद करने में आसान रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्णों को देख लेते हैं। तो चलिए व्यंजन को देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो हैं, ये सभी हैं
अस्पर्श व्यंजन इसको कहते हैं, सभी को क्या कहेंगे? अस्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय वर्गीय व्यंजन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। कितने? बराबर 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, जो कि यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद आ जाता है य, र, ल, व। ये चार हैं। इन चारों को कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बराबर ये भी चार होते हैं। इसके बाद स, ह, स, ह, ये हैं ऊष्म। ये हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी होते हैं चार। और एक चीज इसमें द्विगुण व्यंजन भी होता है। इसी में द्विगुण व्यंजन भी आ जाता है। एक जो ए ड है, ड से बन जाता है ड, और ढ से बन जाता है ढ। इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहेंगे? द्विगुण। द्विगुण बराबर कितने हैं? दो द्विगुण व्यंजन है। 25 वर्गीय व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। इसके बाद चार हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद ऊष्म है चार। इसके बाद संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कितने हैं देख लेते हैं। तो चलिए, दिखाई दे रहा है। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी चार ही होते हैं, जो कि हैं छ, त्र, इज्ञ और स्र। ये चार हैं संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं इसको। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी कह सकते हो। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर भी कह सकते हो इसको, संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हो। ये भी होते हैं कितने? ये भी चार ही होते हैं। ठीक है, इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे आगे। चलिए, यहीं पर जान लेते हैं। आगे भी देखेंगे, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और किससे किससे मिलकर बनते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे छ, छ है, छतरी वाला छ जो है, ये बनता है किससे? आधा क प्लस खटकोड़ वाला श से बनता है छ। इसके बाद त्र जो है, त्र कैसे बनता है? त्र बनता है आधा त प्लस र से बनता है र। ज्ञ कैसे बनता है? ज्ञ बनता है आधा ज प्लस य। इसके बाद स्र, स्र कैसे बनता है? स्र को देख लेते हैं। तो आधा स प्लस र। ये वाला स है, देख लेना कौन सा है, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान देना। तो इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि संयुक्त दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसीलिए संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। और उच्चारण स्थान कैसे जानेंगे कि स्वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? मुखांग, मुख, मुखावयव यानी मुख के अवयव कहाँ से कौन से उच्चरित होते हैं। जैसे कुछ कंठ से उच्चरित होते हैं, तो कुछ तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से। तो इसको देख लेते हैं। और आपको हम बहुत आसान भाषा में समझाने वाले हैं आज। आज अगर आप देख लेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ये वादा है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं। इतना आप लोग समझे होंगे, पूरा आप समझ करके देख करके लिखेंगे आराम आराम से, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो अब देखते हैं